तो कश्मीर की ट्रिप कंफर्म है ना? हाँ हाँ बिल्कुल कंफर्म। मेरी तरफ से भी हाँ है। I am ever ready. और इरफान तू? सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर वाले अलाउ भी नहीं कर रहे। अरे तू छोटा बच्चा है क्या जो अलाउ नहीं कर रहे? हम तेरे घर आ रहे हैं और अंकल आंटी से बात करेंगे। तुझे चलना है मतलब चलना है। अरे नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। कॉन्फ्रेंस कॉल कट हो चुकी थी। आधे घंटे के अंदर वो चारों इरफान के घर पहुंच गए। आंटी, बहुत मुश्किल से ये ट्रिप कंफर्म हुई है, प्लीज इरफान को जाने दीजिए ना। लेकिन बेटा इसकी तबीयत बहुत नासाज है और ऐसे ही नासाज तबीयत में बाहर निकलना सही नहीं रहता। कोई बुरी शय काबू में ले सकती है। कौन बुरी शय? जिन्नात। जिन्नात क्या? जिन। जिन का नाम सुनते ही सब हंसने लगे, लेकिन इरफान की माँ ने बहुत ही संजीदा अंदाज में कहा, तुम लोग शायद नहीं मानते होगे, लेकिन हम मानते हैं कि जिन होते हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए आंटी, आपके इरफान को कुछ नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी है। कुछ देर की मशक्कत के बाद आखिरकार इरफान की माँ मान गई और वो पांचों लोग कश्मीर की ट्रिप के लिए निकल गए। दिल्ली से कश्मीर के लिए निकले हुए इन दोस्तों को कुछ ही घंटे हुए थे। रास्ते में वो खूब मजे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कश्मीर की हंसी वादियों की झलक दिखनी शुरू हुई, सब मंत्रमुग्ध हो गए। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और ठंडी ताजी हवा, ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। सूरज ढलने को था और उसकी सुनहरी किरणें बर्फीली पहाड़ों पर गिरकर एक अलौकिक दृश्य बना रही थी। तभी अचानक, अबे क्या कर रहा है? हट! गाड़ी अचानक रुक गई और सभी को जोर का झटका लगा। सामने सड़क के बीचों बीच एक बुजुर्ग फकीर खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो एक टक गाड़ी की ओर देख रहा था। अबे मरना है क्या बाबा? बीच सड़क पर क्यों खड़े हो? कश्मीरी चाय पियोगे? ये सुनकर सभी चौंक गए। उसकी झोली में कुछ नहीं था, कोई केतली, कोई कप, कुछ भी नहीं। फिर भी उसने ऐसे पूछा जैसे सच में चाय पिलाने आया हो। वो उन लोगों के पास आ गया, पर विनीत ने उसे अनदेखा किया और गाड़ी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक स्टीयरिंग पकड़ लिया। ये चाय पीकर ही जाओ। विनीत को गुस्सा आ गया और उसने झटका देकर फकीर का हाथ हटाया, लेकिन तभी न जाने कहां से फकीर के हाथ में एक चाय का कप आ गया। उसने कप को आगे बढ़ाया। ये क्या मजाक है? इसके पास चाय कहाँ से आई? अरे बाबा, हम चाय नहीं पीते, अब हट जाओ। तभी वो फकीर अचानक रोने लगा और बोला, मैं कोई फकीर नहीं हूँ, मैं बस चाय बेचता हूँ, लेकिन कोई पीता नहीं है, कोई मुझसे कुछ नहीं लेता। उसका रोना अजीब था, जैसे किसी गहरे दर्द से निकली आवाज हो। इरफान को उस पर दया आ गई। उसने जेब से पैसे निकाले और चाय खरीद ली। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, फकीर मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कान, और फिर अगले ही पल वो गायब हो गया। इरफान ने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। कहाँ गया वो? ये तो अभी यही था। अबे तूने क्या पी लिया? इरफान ने झटके से चाय का कप नीचे गिरा दिया। फिर विनीत ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अबे इरफान, तू ऐसे ही किसी से भी कुछ भी लेकर पी लेता है क्या? तेरा बचपन में किडनैपिंग कैसे नहीं हुआ? सीरियसली? सबने हंसी मजाक किया और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। आखिरकार वो होटल पहुंच गए और चेक इन किया। विनीत और इरफान एक कमरे में ठहरे, सुमित और गौरव एक में और प्रिया अकेले। सब सफर से बहुत थक चुके थे, इसलिए जैसे ही बेड पर गिरे, नींद आ गई। रात के करीब 2 बजे विनीत की अचानक आंख खुली। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उल्टी कर रहा हो। उसने देखा कि इरफान बाथरूम में था और बुरी तरह उल्टी कर रहा था। इरफान, तू ठीक है ना? जवाब नहीं आया। विनीत घबरा कर पास गया और उसने देखा इरफान खून की उल्टी कर रहा था। विनीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मेडिकल हेल्प बुलाने के लिए बाहर भागा, लेकिन जब वो मेडिकल स्टाफ को लेकर लौटा तो इरफान आराम से सो रहा था। बाथरूम में कोई उल्टी भी नहीं थी। ये क्या हो रहा है? सर, शायद आपने कोई बुरा सपना देख लिया होगा।
लेकिन विनीत को यकीन था कि वो सपना नहीं था, कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। सुबह हो गई। होटल के लॉन में बैठकर सभी नाश्ता कर रहे थे। इरफान, कल रात तुझे कुछ अजीब लगा? अजीब? क्या मतलब? अरे तू रात में खून की उल्टी कर रहा था ना, और फिर क्या बकवास कर रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तू ठीक तो है ना? एकदम बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। नाश्ते के बाद सब घूमने निकले। पहाड़ी रास्तों से होते हुए वो एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। वहां से नीचे का नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन एक जगह एक टूटी फूटी लकड़ी की बाड़ लगी थी। उस पर लिखा था, आगे जाना मना है। अरे वाह, यहाँ से और ऊपर जाने का रास्ता, चलो देखते हैं। नहीं इरफान, वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा है, जाने दो। अरे डरपोक, चल ले। इरफान आगे बढ़ा तो बाकी सब भी अनमने ढंग से उसके पीछे चल दिए। लेकिन जैसे ही वो उस बाड़ के पार पहुंचे, हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों के पत्ते जोर से सरसराने लगे। यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा? मुझे बहुत डर लग रहा है, वापस चलते हैं। सुनो, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन कहीं से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थी, जैसे कोई बहुत सारे लोग धीमी आवाज में कुछ बोल रहे हों। अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। फिर एक चीख गूंजी, एक भयानक खून जमा देने वाली चीख। सबके कदम ठिठक गए। सामने एक छायादार आकृति थी, पूरी तरह काली, मगर उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। सब दौड़ पड़े। उनकी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके पीछे सरसराहटें तेज होती जा रही थी। वो सब बमुश्किल होटल तक पहुंचे और दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। शाम को सब लोग होटल के लॉन में एक बॉनफायर के पास बैठे थे। डर का माहौल था, लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था। आज का दिन बहुत अजीब था, हमें सच में यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे यार, कुछ नहीं हुआ, ये सब वहम है। सच में? तो तूने वो चीखें नहीं सुनी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी सुमित उठकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद अंदर से उसकी आवाज आई, इरफान, इधर आ जरा। इरफान उठकर तेजी से अंदर गया, लेकिन अगले ही पल इरफान की एक जोरदार चीख गूंज उठी। ये क्या था? चलो अंदर देखना होगा। सब भागकर अंदर पहुंचे और जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। सुमित छत से झूल रहा था। उसने फांसी लगा ली थी। ये कैसे? मैं यहाँ पहुंचा तो ये फांसी लगा रहा था। मैं कुछ कर पाता उससे पहले। तभी मरे हुए सुमित की लाश की आंखें खुल गई। तुम सब मरने वाले हो, कोई नहीं बचेगा। सबकी टांगें कांपने लगी और फिर अचानक लाश ने सिर घुमाया और हंसने लगी। अब सबके लिए वहां रुकना नामुमकिन था। वो दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये बंद कैसे हो गया? अरे ये पूरा होटल खाली क्यों है? सब कहाँ गए? हम यहाँ अकेले हैं। अकेले नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ। तभी एक जोरदार झटके से दरवाजा खुला और वो सब बाहर निकलकर सड़क पर भागे। वो लोग थोड़ी दूर जाकर एक जगह पर रुके। तभी अचानक किसी ने विनीत के कंधे पर हाथ रखा। सबके दिल एक साथ कांप गए। वो डर से मुड़े और सामने खड़ा था एक मौलाना। क्या हुआ बेटा, तुम लोग यहाँ ऐसे छिपे क्यों हो? सबने हाफते हुए उसे सारी बातें बता दी। मौलाना की आंखों में गहरी चिंता झलकने लगी। तुम उस जिन के जाल में फंस चुके हो। कौन जिन? इस एरिया में एक जिन है, वो जिसके पीछे पड़ जाए उसको जाने नहीं देता। मौलाना साहब, कुछ कीजिए, हमें उस जिन से बचाइए। चलो आओ मेरे घर, चलो आओ, जल्दी अंदर आओ। वो सभी मौलाना के घर में घुस गए। मौलाना ने दरवाजा बंद किया, अंदर जाकर अपनी किताब खोली और कुछ पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला शब्द बोला तो इरफान चिल्ला पड़ा, अरे बस, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे और बच जाएंगे। नहीं, जिन तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा।
तभी इरफान जोर से हंसा और अचानक उठकर बोला, तो तू मुझे रोकेगा? उसकी आंखें सुर्ख हो गई और आवाज गूंज उठी। तुझे क्या लगता है मौलाना, तेरा ये पढ़ना लिखना मुझे रोक सकेगा? इरफान तुम्हें क्या हो गया है? चुप रहो। चुप, मैं तेरा इरफान नहीं हूं। सबके दिल दहल गए क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि इरफान के अंदर वही जिन था। डर के मारे सब भागने लगे, लेकिन इरफान ने झपट कर प्रिया को पकड़ लिया और बोला, तुम लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन ये लड़की मेरे बच्चे को जन्म देगी। प्रिया के चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मौलाना ने झट से अपनी जेब से पवित्र पानी निकाला और इरफान पर छिड़क दिया। इरफान एक पल तो झटपटाया और प्रिया छूटकर भागी, मगर इरफान अब भी उनकी ओर बढ़ रहा था। तुम लोग भागो, इसे मैं रोकूंगा। मौलाना साहब नहीं,